प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल के आखिरी मन की बात की। इस दौरान उन्होंने कई विषयों की चर्चा की, साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को याद किया और उन्हें नमन किया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी, माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब एक सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहां दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। भारत में लेपर्ड्स यानी तेंदुओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वाद ही अलग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
उधर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य असम के दौरे पर हैं। आज शाह असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह ने कहा कि पहले मणिपुर की कानून व्यवस्था की चर्चा होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद मणिपुर बंद नहीं हुआ है। अब मणिपुर विकास के पथ पर है। पिछले 3 साल में हमने मणिपुर का चेहरा बदल दिया है। मणिपुर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव, क्योंकि आज एक ही दिन में चूड़ाचंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने जा रहा है। इम्फाल में मैं भी आऊं, कोई भी आए, होटल में रहना पड़ता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस इम्फाल पीडब्ल्यूडी बना रही है, इसका भी भूमि पूजन आज हुआ है। आप लोग दिल्ली पधारो, दिल्ली आओ, रहने में तकलीफ पड़ती है, चाहे शिक्षा के काम से आओ, व्यापार के काम से आओ, किसी को एम्स में ले जाना है आओ। तो द्वारका में तीसरा मणिपुर भवन का शिलान्यास भी आज किया गया। रक्षा क्षेत्र में भारत के हाथ और मजबूत हो गए हैं। डीआरडीओ की बनाए अवैध मारक क्षमता वाली कार्बाइन ने सभी परीक्षणों को पूरा कर लिया है और अब ये भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। जिस तेज गति से इस कार्बाइन में गोलियां निकल रही है, उसे देख आप अचंभे में जरूर पड़ गए होंगे। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये विदेशी है, लेकिन नहीं, ये 100% देसी है और दुनिया के किसी भी अत्याधुनिक हथियार से बेहतर नतीजे दे रहा है। देसी वर्जन वाले इस हथियार का नाम है जेबीपीसी कार्बाइन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अचूक मारक क्षमता वाली इस कार्बाइन को विकसित किया है और खबर है कि इसका फाइनल ट्रायल भी पूरा हो गया है और ये सेना के उपयोग के लिए हर तरह से तैयार है। आइए अब इसकी खासियत से रूबरू हो जाइए। 100 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है और 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग की क्षमता से लैस है। ठीक सुना आपने, 1 मिनट में 700 गोलियां इस कार्बाइन से निकलती है। दुश्मन जब तक संभलेगा तब तक उसके शरीर में 700 गोलियां धंस जाएगी और उसके नापाक मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। इस हथियार का पहला उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाए बिना टारगेट पर हमला करना भी है। इसमें छोटा बैरल होता है और इसे भारतीय सेना के जवानों की आवश्यकता के अनुसार ही डिजाइन किया गया है। इस स्वदेशी हथियार के सेना में शामिल होने के बाद जवानों को किसी भी एंटी टेरर मिशन में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती दी कि तीनों कानूनों में किसानों के लिए कोई एक फायदा बताएं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। खाचरियावास ने कहा कि मोदी को किसान आंदोलन के आगे झुकना ही होगा। इसमें अब झूठ फरेब नहीं चलेगा। अब तो जो खुल के आएगा, पहले देखिए अटल बिहारी जी, अडवाणी जी तो आज में भैरू सिंह जी, इन तीनों की एक तारीफ थी। ये पुरानी बीजेपी की लीडरशिप थी, वो खुल के बोलती थी। पहली बार ऐसा है जब हिंदुस्तान में बीजेपी का एक भी नेता खुल के अपनी राय नहीं रख रहा। जिस दिन ही अपनी राय रख देंगे ना, तो उस दिन सच्चाई आ जाएगी कि एक काम, मैं कह रहा हूं, किसान जो 3 बिल लाए, एक काम ऐसा बता दो जो किसान के फायदे के लिए, एक काम बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सिर्फ एक फायदा बता दो। अब ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आंदोलन ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, ये अवाम का है, हिंदुस्तान का है। और किसान हिंदुस्तान की आवाज बन चुका है। सरकार मेरी हो या उनकी, हमें घमंड करने का अधिकार नहीं है। सरकारें घमंड कैसे कर सकती है? नेता कभी घमंड नहीं कर सकता। नेता का मतलब होता है नैया का तारनहार, जो नाव को पार करा के ले जाए। और ये पहली बार परीक्षा हो रही है मोदी जी की, जब उनको झुकना होगा, और वो झुकेंगे तो बड़े कहलाएंगे। जो झुकता है वो सबसे बड़ा होता है। क्या आप बात करते हो, पूरा हिंदुस्तान सड़क पर है।
मौका है, सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए, बातचीत करके फिर समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि ये जो बात आती है बार बार कांग्रेस ने भड़का दिया, बीजेपी ने भड़का दिया, अरे किसी के भड़काने से आंदोलन चलते हैं क्या? आंदोलन हमेशा अंतरात्मा की आवाज से चलते हैं। मैंने बहुत आंदोलन लड़े हैं, किसी के कहने से नहीं लड़े। उधर प्रदेश कांग्रेस में कोई गुट नहीं है और पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का। जयपुर के खासाकोटी में आज अजय माकन ने कांग्रेस विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान माकन से मिलने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे। बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस एकजुट और सभी विधायक तन मन धन से कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। जल्द ही सभी चीजें सामान्य होंगी। सभी मुख्य कांग्रेस के नेता पूरे के पूरे चारों डिस्ट्रिक्ट के उस संभाग के वहां पर आए और फीडबैक का कार्यक्रम था। बहुत अच्छा फीडबैक सब लोगों से मिला और उसके ऊपर हम लोग आगे कार्रवाई करें। और किसान खुद इस चीज को समझते हैं अच्छे से कि ये बिल जो है, तीनों के तीनों कानून किस तरीके से किसानों के हितों के ऊपर वार कर रहे हैं और किस तरीके से जमाखोरी और कालाबाजारी को आगे बढ़ाएंगे। सभी साथ साथ अब जल्दी करेंगे। मुझे खुद कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से बीच में अजमेर के बाद में हमारे को रोकना पड़ा। अब दोबारा से कल अब हमने शुरू किया। जनवरी में फिर बचे हुए संभागों का दौरा करेंगे। ये एक बड़ी फ्रूटफुल एक्सरसाइज है और जब हम ये मानते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए तो फिर हमसे क्यों पूछते हो? हम लोगों का तो जो है बहुत आस्था है। हम लोग चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर जल्द से जल्द बने, भव्य बने, इतना भव्य बने कि उनसे बराबर का मंदिर पूरे विश्व में ना हो। हम सब लोग ये चाहते हैं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और आपस में मिलना बहुत जरूरी है। आगे जो ये रणनीति है वो सभी बड़े शीर्ष नेता बताएंगे। नहीं, मेरे को तो कई बिल्कुल कर्टसी कॉल था। इसमें राजनीतिक चर्चा भी हुई, कई चीजें बात हुई, लेकिन वो मैं इस पे क्योंकि इंटरनल पार्टी का मैटर है और हमने ना कोई डिमांड नहीं रखी, ना पहले थी ना कोई डिमांड है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है और इसमें आप लोग कयास लगाएं वो गलत होगा। सभी लोग एक हैं और सभी लोग एक होकर के कार्य करेंगे, संगठन में भी और सरकार में। माकन साहब से हमारे राजस्थान में आए तो मिलना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य था और हम जिम्मेदारी मानते हैं कि विधायक होने के नाते हम माकन साहब से भी हमारे प्रभारी हैं, तो हमारी जो भी चीज़ें हैं जो यहाँ के कोई इशूज हैं उनके लायक जो बताने हैं और जो मिलकर मुलाकात करके जो कहना था वो हमने बात करी है। तो हमारे कुछ भाई हैं SI वाले, इनके बारे में चर्चा हुई है और धरने पे बैठे हैं जूनियर अकाउंटेंट वाले, उनके बारे में बात हुई है। इसके अलावा कई सारे हमारे बैकलॉग पड़े हैं पेंडिंग, उनके लिए भी हमने बात की है प्रभारी जी से। आदरणीय श्री अजय माकन साहब से अभी मेरी मुलाकात हुई और संगठन को लेके पार्टी किस तरह मजबूत हो, किस किस तरह की चीज़ें उसमें होनी चाहिए, उन लोग सब चीज़ों को लेके चर्चा हुई है और बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि सभी लोगों की सलाह मशविरा करके पार्टी को संगठन से लेके सारी जो चीज़ें हैं, नियुक्तियां हैं और उस सब में वो अगला कदम उठाएंगे। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर कार के बोनट पर लगे हैं गोली के छर्रे, बाल बाल बचे हैं रवि जोशी। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर फायरिंग की गई है। कार के बोनट पर लगे हैं गोली के छर्रे, हमले में बाल बाल बचे हैं रवि जोशी। प्रतापगढ़ साकरिया रोड की यह घटना है। SP चूनाराम जाट और SC अशोक कुमार मौके पर पहुंच चुके हैं। साकरिया गांव बना है छावनी। तो हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर फायरिंग की गई है। कार के बोनट पर लगे हैं गोली के छर्रे, हमले में बाल बाल बचे हैं रवि जोशी। तो ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर फायरिंग की गई है। कार के बोनट पर लगे हैं गोली के छर्रे। किसने की और किस मकसद से की, इसका जवाब नहीं है, लेकिन ये जानलेवा हमला हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर, जिसमें वो बाल बाल बचे हैं रवि जोशी। प्रतापगढ़ साकरिया रोड की यह घटना है। हालांकि SP और SC मौके पर पहुंच चुके हैं। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर में यूथ कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप लगा है। 3 दिनों तक का ये ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया है। कैंप में पहुंचे हैं अजय माकन और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई दिग्गज इस दौरान मौजूद हैं। तो यूथ कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप और इस ट्रेनिंग कैंप में अजय माकन सहित
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। और खबर अलवर से है, जहां शाहजहांपुर बॉर्डर से लौटते समय खीवसर विधायक नारायण सिंह बेनीवाल की फॉर्च्यूनर पिकअप से टकरा गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी के एयर बैग खुल गए, जिससे विधायक नारायण बेनीवाल और अन्य लोग बच गए। एक्सीडेंट में फॉर्च्यूनर गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसा हाईवे ताजपरी होटल के सामने हुआ है, जिसमें विधायक नारायण बेनीवाल और उनके साथी घायल हो गए। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि दोनों विधायक हनुमान बेनीवाल के आंदोलन में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। और आज सबसे अजीम शायर मिर्जा गालिब का 121वां जन्मदिन है। आइए जानते हैं करोड़ों दिलों के पसंदीदा शायर के बारे में। मिर्जा गालिब, जो अपनी पैदाइश से खुश नहीं थे, जिन्होंने कहा था न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। ये मिर्जा गालिब थे जो अपनी अहद में, अपनी खुददारी में, अपने ईगो में, अपने अंदाज के साथ जिंदा रहे। उनको किसी मजहब के दायरे में, किसी आस्था के दायरे में, किसी समाज के दायरे में, किसी मुल्क के दायरे में न कैद किया जा सकता था, न कैद किया जा सकता है। मोहब्बत का पैगाम लेकर जमी पर आए गालिब ताउम्र इंसान को तराशने की शायरी करते रहे और मानते रहे, आदमी रोज रोज पैदा होता है, इंसान कभी कभी नूर बनकर आसमान से उतरता है। 18वीं सदी के पूरा होने में अभी 3 दिन और 3 साल का वक्त था, जब 27 दिसंबर 1797 को ताजमहल के शहर आगरा में मिर्जा अब्दुल्ला के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम असदुल्ला खां रखा गया। 5 बरस के हुए तो अब्बा चले गए, 9 बरस के हुए तो जिस चचा ने पाला वो रुखसत कर गए। एक भाई बचा था, वो पागल हो गया। जिंदगी से अकेले टकराते हुए इस बच्चे को मिर्जा गालिब कहा गया, जिसकी आंखों में हमेशा लहू आंसू बनकर टपकता रहा। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। गालिब ने ना मालूम क्या सीखा। कहते हैं 11 साल में उर्दू फारसी में लिखना शुरू कर दिया और आगरा का पता दिल्ली में बदल गया। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असदुल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। ताउम्र मुफलिसी में जिए, लेकिन लफ्जों की अमीरी और व्यवहार में ठसक 15 फरवरी 1869 तक चली, जब तक वो रुखसत ना हो गए। बात 1857 की है। पहले जंगे आजादी में अंग्रेजों ने पकड़ लिया। पूछा मजहब बताओ। चचा गालिब ने कहा आधा मुसलमान हूं, इसलिए कि शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता हूं। इसी ठसक में उनकी हर ख्वाहिश दम तोड़ती रही। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकली, बहुत निकली मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकली। गालिब जो लिख गए वो अमर हो गया, जिसने भी पढ़ा वो कायल हो गया।
लताइफ गैबी, दुरपशे काव्यानी, नाम ए गालिब, उर्दू ए हिंदी, उर्दू ए मुअल्ला। गवाह है उस गालिब की जिनसे गजल वजूद में आई। शहंशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी थे, उनके बच्चों को तालीम दिया करते थे। लिहाजा दबीरुल मुल्क, नज़्मुद्दौला, मिर्जा नूशा के खिताब से नवाजे गए। ऐसा नहीं है कि गालिब हमेशा होने ना होने और लहू टपकने की बात करते रहे। उन्होंने मोहब्बत की बात भी की और पूरे होश में लिखा। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गालिब आए थे, शरीर से चले गए, लेकिन रह गया उनका लिखा हुआ हर हर्फ, कहा गया हर लफ्ज, ठसक की सैकड़ों कहानियां। बल्ली मारान में उनकी हवेली और मोहब्बत में न जीने और मरने का फर्क, जो वो सिखा गए, बता गए। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।